अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत। मजमूई तौर पर पाकिस्तान की मईशत किस ट्रैक पर है इस वक्त। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि जिस भंवर में, जिस डेट ट्रैप में हम फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकला जाए और उसके बाद जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी जल्द अज जल्द शुरू हो। लेकिन उससे पहले IMF प्रोग्राम के साथ साथ ग्रोथ साइड जो है यकीनी तौर से वो मुतासर होगी। हम स्टेबिलिटी के ऊपर काम करेंगे और ये स्टेबिलिटी जो है कहां तक मईशत को लेकर जाएगी। इस बीच में काफी हार्श मेजर है टैक्सेशन के हवाले से भी, उससे भी हमें और जाहिर कि डॉक्यूमेंटेशन जो है मईशत की दस्तावेजी जो है वो सबसे अहम एक कदम होगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिससे इस हुकूमत को निपटना है ताकि मईशत आगे की तरफ बढ़े। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इकॉनमी पाकिस्तान की जो है वो इस वक्त क्रॉस रोड्स के ऊपर है। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस भी हैं। कहां इस वक्त हम खड़े हैं, आज के प्रोग्राम में इसी का जायजा लेंगे। लाहौर स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरहत अली साहब। आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। बहुत शुक्रिया फरहत अली साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। बिजनेस रिकॉर्डर में आपने लिखा कि इकॉनमी एट क्रॉस रोड। तो क्या इस वक्त आप समझ रहे हैं पाकिस्तान में पिछले एक साल में क्या मजबूत चीजें हुई पाकिस्तानी मईशत के हवाले से, और कौन कौन से बड़े इस वक्त चैलेंजेस हैं और जो चैलेंजेस हैं वो कितने सिवियर हैं? अस्सलाम वालेकुम। आपने जो शुरू में कहा कि IMF प्रोग्राम के बारे में, इसमें सिर्फ थोड़ा सा ये बताऊंगा आपको कि पिछले 70 साल से हम IMF प्रोग्राम में इंटेंगल्ड हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम लोन तो ले लेते हैं लेकिन हम अपनी कैपेबिलिटी नहीं दिखाते कि लोन को रेवेन्यू में कन्वर्ट करें और उसको ऐसी जगहों पे लगाएं जहां पे रेवेन्यू जनरेशन हो, जिसकी वजह से आपका लोन भी पे होता रहे और जो सोशल सेक्टर है, बाकी सेक्टर है, उसमें प्रोग्रेस भी होती रहे। तो लेकिन ये पिछले सालों में नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। लेकिन अभी भी सर अभी भी फरहत साहब, अभी भी हम जो लोन ले रहे हैं वो पिछले कर्जों की अदायगी के लिए ही ले रहे हैं ना। जो नया कर्जा लिया जा रहा है वो पिछले कर्जों की अदायगी के लिए। अभी भी आप वो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ उसमें पैसा खर्च नहीं करेंगे, अभी भी हम सोशल सेक्टर की तरफ उसमें पैसा खर्च नहीं करेंगे। बात तो अभी भी वही है, चेंज क्या है? बिल्कुल आपने ठीक बताया है, इसी ट्रैप में हम फंसे हुए हैं और इस ट्रैप से निकलना है। अब इसमें दो चीजें हैं। एक तो पॉजिटिविटी ये आई है कि भाई आपने IMF के साथ कंक्लूड कर लिया है, कम से कम एक तरफ से तो हम सेटल हो गए कि चलें IMF के प्रोग्राम में आ गए। अब हमारा वे आउट ये है कि जो IMF का प्रोग्राम है और इसके तहत जो रिस्ट्रक्चरिंग है, रिफॉर्म्स हैं, उसको हम पूरा फेथफुली करें और इस प्रोग्राम से फायदा उठाएं। चैलेंजेस बेशुमार हैं। नंबर 1 चैलेंज है कि FBR हैज सेट अप अ टारगेट of rupees 5.5 trillion rupees, which is a very big target. And considering कि जी हमारी इंडस्ट्री स्लगिश है, हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिल्कुल लो लेवल पे आ गई है, 10 साल में इट्स एट द लोएस्ट लेवल। एक्सपोर्ट बिल्कुल स्लगिश है, तो ये जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट है ये बड़ा चैलेंजेस है। लेकिन जो आपने कहा है कुछ पॉजिटिविटी भी हुई है। अमेरिका गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, उधर से अच्छी वाइब आई है, उसका पुल थ्रू इकोनॉमी पे भी उसका फायदा होगा। नहीं मतलब किस तरह से सर, जरा हाँ डिप्लोमेटिक उसमें, क्योंकि एक डिप्लोमेटिक सक्सेस तो आप कह सकते हैं लेकिन कोई ऐसी चीज देखने में नहीं आई कि कॉन्क्रीट लेवल के ऊपर कोई मुआहदे होते, MOUs होते, इस तरह की चीजें। वो तो पाकिस्तान का एक जो वो इमेज, और अगर काम आएगा तो आज कश्मीर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा उसको काम आना चाहिए। बहरहाल इकोनॉमी से रिलेटेड वो कहां तक ट्रांसलेट हो पाएगा ये भी जरा बताइएगा। नहीं देखें, ये डिप्लोमेटिक फ्रंट में जब आप सक्सेस अचीवमेंट करते हैं ना, वन मस्ट एडमिट एंड एग्री दैट अमेरिका इज अ बिग पावर टू रेकन विद। तो एक जो सारी इकोनॉमी इज ऑल अबाउट परसेप्शन, एक्सपोर्ट इज ऑल अबाउट परसेप्शन, FDI इज ऑल अबाउट परसेप्शन। तो जिसका कोई कंट्री का परसेप्शन बढ़ेगा तो उसमें इकोनॉमी के तहत भी पुल थ्रू होता है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल ठीक है
कि कोई कॉन्क्रीट चीज अभी सामने नहीं है, लेकिन ये जो हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे कुछ सक्सेसेस मिले हैं, इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है अपनी इकोनॉमी की प्रोग्रेस में। बाकी पिछला साल आपका टफ ईयर था, आईएमएफ के साथ आपकी सेटलमेंट हो गई है, एक उनका रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम आ गया है। आईएमएफ ने जो मोटी मोटी चीजें करनी थी, फॉरेन एक्सचेंज की किस तरीके से आपने अपना रुपी को पैरिटी लानी है मार्केट डायनेमिक के तहत, वो उन्होंने कर लिया है। टैक्स कहाँ उन्होंने बढ़ाने, वो आपका हो गया है। अब जो मेन चीज रह गई है जिस पे वो एम्फेसाइज कर रहे हैं, वो है कि जी आपके जो ये लॉस मेकिंग स्टेट इंटरप्राइजेज हैं, हाँ। पीआईए है, स्टील मिल है। सर आ जाते हैं जरा ये स्टेट और एंटरप्राइजेस की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन जिन चीज की आपने जो है इस वक्त निशानदेही की कि जो अच्छी चीजें आप कह रहे हैं कि इस वक्त आपका करेंसी डिवैल्यू जो है वो आप कर चुके हैं, फिर आपका एग्रीमेंट जो आईएमएफ से, ये पहली दफा नहीं है, आपके 21-22 जो है प्रोग्राम्स आप ले चुके हैं। हमेशा वो इस्लाहात की बात करते हैं और पैसा लेते वक्त, कर्जा लेते वक्त आप हमेशा लब्बैक कहते हैं उस पर, लेकिन उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम आप कोई भी चीज उनकी मुकम्मल तौर पर नहीं कर पाए, और लास्ट तो आपने प्रोग्राम ही फिर आपको खत्म करना पड़ा था। अभी भी बड़ी कड़ी शराइत है और हर क्वार्टरली जो है इसका रिव्यू होगा। साथ ही साथ आप वैट की भी बात कर रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्सेशन निजाम की भी बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है उसकी जो पैरेलल इकोनॉमी है, वो ये किस तरीके से हम सारी चीजें करेंगे। हम कह के तो आ गए, लेकिन कर क्या सकते हैं हम, ये जरा बताइए मुझे। और अगर इतना ही आसान होता तो इससे पहले क्यों नहीं कर सके हम? नहीं जी, पहले आपका बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, पहले कुछ नहीं कर सके और अब भी करना बड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इस वक्त जो इंडस्ट्रियलिस्ट आपका बैठा हुआ है, जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियलिस्ट है, ही इज नॉट विलिंग टू कॉफ ऑफ एनी मनी एंड कम इनटू द सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी। इंपोर्टर, अब आपका जीरो टैक्स रिजीम खत्म हो गई है, बाकी जो इंपोर्टर्स को एक्सपोर्टर्स को आपने इंसेंटिव दिए थे वो खत्म हो गए, तो इनको उसमें इकोनॉमी के लाइन में लाना बड़ा मुश्किल है। आपकी काफी प्रेशर में है, एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई हो गई हैं, आप लोकल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं है, चाइना के कमोडिटी का इन्फ्लक्स है, हाई प्राइसेस हैं, तो चैलेंजेस बड़े ज्यादा और अमंगस हैं, और उसको जब तक एक गवर्नमेंट एक डिटरमिन्ड वे में आगे नहीं बढ़ेगी, ये चैलेंजेस मीट नहीं होंगे। और जो आपका जो टैक्स कलेक्शन का चैलेंज है, अब एफबीआर क्या है, एफबीआर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, स्टेट बैंक है, ये तो सिर्फ फिगर को इधर से उधर करेंगे ना। मेन प्रॉब्लम है ये आपके फिगर्स आएंगे कहां से, आएंगे तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ से आएंगे तो एक्सपोर्ट से आएंगे तो एफडीआई से आएंगे। वो बेचारे क्या करेंगे जब फिगर ही नहीं होंगे। तो आप ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन रहे, एक ओवरसीज इन्वेस्टर क्या देखता है पाकिस्तान में? सबसे पहले अगर बात की जाए पॉलिटिकल जो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल एक गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है, वो अपनी जगह मौजूद है। दो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बहुत बेहतर किया अपने आप को, लेकिन जहां पर हम खड़े हैं आज, इसका सारा का सारा बेनिफिट जो है वो बांग्लादेश उठाने जा रहा है। आपने देखा होगा, आपकी नजरों से गुजरा होगा, बांग्लादेश इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक न्यूज़पेपर एड जो इंटरनेशनली इन्वेस्टर्स को वो जिस तरीके से अपने यहां रागिब करना चाह रहे हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर जो है, मैं चाहूंगा कि अगर स्क्रीन के ऊपर भी उनका वो एड दिखाया जाए, जिसमें वो कहते हैं कि इन्वेस्ट इन बांग्लादेश। क्यों बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया जाए? इसलिए किया जाए कि वहां पे 5 से 10 साल का टैक्स हॉलिडे है, इसलिए इन्वेस्ट किया जाए कि वहां पे इंस्टेंट स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस है, वहां पर पार का जो बिजली का जो वहां पर सहूलत है, कनेक्शन है, वो 28 दिन में मिल जाता है। 60 डेज में वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन की परमिट मिल जाती है। वहां पे साथ ही साथ स्किल्ड लेबर फोर्स जो है वो भी दस्तयाब है, टैरिफ कंसेशन वहां पर दस्तयाब है। यह है वहां का बांग्लादेश बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स को बिलखुसूस इस खत्ते के और बिलखुसूस पाकिस्तानियों को जो है अपनी तरफ रागिब कर रहा है। हम कहां खड़े हैं इसके मुकाबले फरद साहब? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया। देखें, जैसी आप जो अमाल करेंगे उसका वैसी रिजल्ट निकलेगा। यू आर राइट, बांग्लादेश इज वेरी वेल पेस्ड।
और जो आपने निशानदेही की वो भी ठीक है। हमारे यहाँ जो 5-6 इश्यूज मेजर हैं, एक तो हमारा जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो अब इतना नाकिस हो गया है। चाहे आप BOI को ले लें, चाहे आप सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को ले लें, चाहे आप एक्सपोर्ट प्रमोशन को जोन्स को ले लें, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ले लें, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स में हम इतने फंस गए हैं कि उसकी वजह से आपकी जो भी प्लान्स हैं वो आगे नहीं बढ़ रहे। बांग्लादेश में, इंडिया में इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बिल्कुल खत्म कर दिए हैं और बाकी जो स्पेशलाइज जोन है वहां पे उन्होंने पूरे मुल्क को तो नहीं दे सकते, लेकिन वहां पे उन्होंने इंसेंटिव्स दिए हुए बिजली के, फिर आपके जो सारे अप्रूवल प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे तो हम फंसे रहते हैं। अप्रूवल्स, NOC, परमिट, ये पुरानी चीजें हो गई। ये दुनिया भर में कहीं NOC परमिट्स नहीं है। दिस इज द कोर ऑफ द करप्शन इन अ कंट्री एंड द डिटरेंट फॉर आवर इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट। आजकल का जो आपका इन्वेस्टर है वो इसी में फंसा रहता है 2-3 साल, तो इधर से NOC लें, इधर से परमिट लें, इधर से अप्रूवल्स कराएं। ये दुनिया भर में खत्म हो गए। इंडिया जैसी कंट्री में उन्होंने खत्म करके जो यहाँ, तो हमारे यहाँ क्यों है सर? सवाल यही है कि हमारे यहाँ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तो बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के इंटरनेशनल अगर उस पर देखें, पाकिस्तान इस वक्त कहां खड़ा है? पाकिस्तान इस वक्त 137वें नंबर पर है। 2018 में 10 साल पहले 2007 में हम 70वें नंबर पे थे। 70वें नंबर से हम 137वें नंबर पर आए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो इसका तो यकीनी तौर से फिर बेनिफिट उठा के लेकर जाएंगे ना, जो दीगर कंट्रीज हैं वो इसका बेनिफिट उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और इसकी वजह भी वेरी क्लियर है। 2007 में जो आपकी स्टेट गवर्नेंस थी और जो उस वक्त FDI भी 2007 में जब हमारी 70 पे हम खड़े थे तो वी वर द 3rd लार्जेस्ट FDI पुलर। इंडिया, वियतनाम और पाकिस्तान 3 कंट्री थी फ्रंट रैंक में। लेकिन पिछले 10 साल में इस हद तक डिटोरेशन हुई है स्टेट गवर्नेंस में कि आहिस्ता, ये सारा स्टेट गवर्नेंस से होता है कि आपका आहिस्ता आहिस्ता आके अब आप वन ऑफ दी कंट्रीज उस लेवल पे आ गए हैं कि जहां पे इट्स रेटेड एज नॉट कंक्लूसिव फॉर एनी इन्वेस्टमेंट और एनी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये तो बात बिल्कुल ठीक है। मसला ये कि पिछले 1 साल में भी हमने उसमें उस हद तक इंप्रूवमेंट नहीं की। आप ये देखें कि वो ताक के बैठे हुए हैं कि जनाब यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो और वहां पे वो इन्वेस्टमेंट को लें। आपका टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो रॉ मटेरियल आपसे इंपोर्ट करते हैं और आपकी उनकी एक्सपोर्ट आपसे कहीं ज्यादा है और कहीं कॉम्पिटिटिव उसमें है, तो वो पूरा मौके से फायदा उठा रहे हैं। न सिर्फ वो उठा रहा है, वियतनाम उठा रहा है, इंडिया उठा रहा है, सब मौके से फायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तानी इनएफिशिएंसीज की, हमारी पॉलिसीज की जो इनएफिशिएंसीज हैं उसका सब फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक बात है। टोटली जो मेन प्रॉब्लम्स आपकी स्टेट गवर्नेंस का, उसके रिफ्लेक्शन हर चीज पे आती। इस वक्त जो मेजर इशू आया हुआ है ये स्टेट गवर्नेंस हमारी काफी हद तक इंप्रूव हुई है, लेकिन नॉट गुड इनफ कि वो उस लेवल पे आ जाए कि हम एक थ्रेशोल्ड से आगे निकल जाएं। और इस वक्त मैंने जैसे कहा पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट्स ओवर शेडोज द पॉजिटिव पॉइंट। और जब तक हम ये अपने पॉजिटिविटी को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो इस योग से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है जनाब फरत अली साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ओवरसीज इन्वेस्टर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, और इस वक्त हमें बता रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान को किस तरह से देख रहा है, रिवायती तौर पर किस तरह से देखता है और पिछले 1 साल में वो किस किन चीजों को कंसिडर कर रहा है, और हमारी इस इनएफिशिएंसी से हमारे पड़ोसी वो ममालिक जो कि कम्पीट कर रहे हैं पाकिस्तान में एक्सपोर्ट के मैदान में, वो उससे कितना फायदा उठा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, जुबैर मोतीवाला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आप फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं सिंध बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का।
आज एक एड इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में जो है वो नजर से गुजरा, जिसमें इन्वेस्टमेंट इन बांग्लादेश बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उनकी जो इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका फुल पेज एड, जिसमें उनकी प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि इन्वेस्ट इन बांग्लादेश। क्यों इन्वेस्ट करें वहां पे? इसलिए इन्वेस्ट करें कि 5 to 10 ईयर टैक्स हॉलिडे जो है वो बांग्लादेश दे रहा है, फौरी तौर पे कारोबार के आगाज की सहूलत है, पावर कनेक्शन वहां पर 28 दिन में है, 60 दिन में वहां पर कंस्ट्रक्शन परमिट मिल जाता है, स्किल्ड लेबर वहां पर दस्तयाब है, कोटा ड्यूटी फ्री एक्सेस है यूरोपीय यूनियन मार्केट्स तक, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स वो ऑफर कर रहे हैं और टैरिफ कंसेशन वो ऑफर कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि स्टेबल डेमोक्रेसी सबसे बड़ी उनकी जो इस वक्त ब्लेसिंग उनके लिए, फिर नेक्स्ट एशियन टाइगर वो अपने आप को समझ रहे हैं, हायर एफडीआई ग्रोथ है, 100 स्पेशल जोन्स, स्ट्रॉन्ग लोकल मार्केट, नो डबल टैक्सेशन और साथ ही साथ कैश इंसेंटिव्स अप टू 20%। ये वो तमाम मिसाली एक आइडियल सिचुएशन है जो किताबी तौर पर हम पढ़ते हैं, थ्योरेटिकली जो होता है आज वो सही रिफ्लेक्ट हो रहा है बांग्लादेश की इकोनॉमी में। तो फिर कैसे यहां से फ्लाइट ऑफ कैपिटल ना हो? जो आपने बातें की हैं ये हमने कई दफा गवर्नमेंट को बताई हैं कि आप देखिए बांग्लादेश का विदाउट ग्रोइंग अ सिंगल केजी फॉर कॉटन दे आर नाउ एक्सपोर्टिंग $38 billion ऑफ टेक्सटाइल गुड्स आउट ऑफ द कंट्री। आप मुझे बताएंगे वैल्यू एडिशन इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। वो $6 billion कमाते हैं हर $1 million बेल ऑफ कॉटन के ऊपर। हम उसी की जगह पर उसी मिलियन बेल्स का $1.17 billion बनाते हैं। इट इज वेरी एविडेंट। बात यह है कि जब मैं अभी 20% की जो बात कर रहे हैं, अभी उनका जो इंसेंटिव जो टेक्सटाइल पे है वो 12% इंसेंटिव है। आप मुझे बताएं, लो जो मिनिमम वेज है वो हमारे से तकरीबन को 40% कम है, गैस की प्राइसेस हमारे से को 40% कम है। ये जो बाकी सारी मराहतें हैं, जो कोई काम है वो तो एक अलग ही चीज है। फिर जो एक्सपोर्टर्स के लिए साथ जो एक खुसूसी जो है ना उनका एक जो रवैया है वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो अगर आप ये सारी चीजें देखें तो मेरा ख्याल है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल को तो हम खुद दावत दे रहे हैं कि जाओ भाई यहाँ से पैसा नहीं चाहिए, आप बांग्लादेश चले जाओ। अभी जो उन्होंने काम किए हैं, यहाँ टैक्स जो लगाया है सेल्स टैक्स, उसके ऊपर आप देखें रिफंड की अभी तक कोई स्कीम कोई प्रॉपर स्कीम नहीं आई। और पिछले जो रिफंड बाकी है उसके उन्होंने बॉन्ड्स दिए। आप मुझे बताओ बॉन्ड को मैं कहाँ लेके जाऊं? वो बॉन्ड्स भी जो SCCP में पड़े हैं जिसका कागज हमको मिला है वो कागज भी पूरे नहीं है। अभी भी 155 बिलियन रुपए हमारे एक्सपोर्टरों के गवर्नमेंट की तरफ निकलते हैं। जो ये है उसका कोई लाए अमल बिल्कुल क्लियर नहीं है, कोई वाजे नहीं है। आप मुझे बताइए ना, जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, रज़ाक दाऊद साहब कहते हैं कि एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, शब्बर जैदी साहब जो है वो कहते हैं कि जनाब टैक्सेशन जो है वो बेहतर करना है। ना एक्सपोर्ट्स हमारी कैसे बढ़ेंगी इस तरह के माहौल में? या तो फिर आप कह दें कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है जो रेमिटेंसेज है वो बढ़ जाए, या फिर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो यहां पर पैसा भेजें या इन्वेस्टमेंट करें। उसमें भी हम देख रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तीसरा ये कि हम अपने जो एसेट्स हैं उनको प्राइवेटाइजेशन के नाम पर बेच दें। आप ये स्टोरी तो भूल जाएं फिर कम से कम एक्सपोर्ट वाली, इसमें तो कुछ नहीं होता। फिर देखिए इस स्टोरी से ज्यादा भयानक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। बात यह है कि हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको पता है कि जब मैंने बांग्लादेश के अंदर जब मैंने दौरा किया और वहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर उस जमाने में महमूद साहब होते थे, जो वाजिदा जिया की गवर्नमेंट थी, मैंने उनके गैस के बिल देख के मैंने उनसे कहा कि महमूद साहब यू आर नॉट सेलिंग टेक्सटाइल, यू आर सेलिंग गैस टू योर कंज्यूमर, योर कस्टमर्स, दिस इज क्रिमिनल। उसने बोला देयर इज नथिंग क्रिमिनल अबाउट इट। What we are doing is that we can't give bread and butter to everybody without any work. So in order that they should work, we have adopted this policy to feed everyone. That is what we are doing and we will continue to do so. तो देखिए बात यह है कि पॉलिसी ये है कि आप किसी को बिठा के नहीं दे सकते, भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकते, आपने उनको रोजगार देना है। तो उन्होंने इसको बताया और उसने कहा कि टेक्सटाइल इज द इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दैट वी हैव डिसाइडेड, डेफिनेशन हमारी ये है कि टेक्सटाइल से हमें कुछ और नहीं चाहिए, हम पैसे इसमें डालेंगे, लोग काम पे लगे रहें और हमको जो है लोगों को रोजगार मिले। आज हमारी यहाँ सोच ये है कि नहीं हम जो है इससे टैक्स ले लेंगे, कभी आप ले नहीं सकते।
आप टेक्सटाइल से जब आपका 80% माल एक्सपोर्ट होता है और 20% यहाँ खपत होती है, तो आप कैसे, मेरी एक्चुअली इमरान, आई फेल टू अंडरस्टैंड समटाइम्स द पॉलिसी जो ये भी बात कर रहे हैं। IMF के साथ अगर हमारा एग्रीमेंट है तो IMF के साथ ऐसा कैसा एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो है ना आप अगर पैसे होंगे तो देंगे। अब जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो आप डॉलर के आने को रोक रहे हैं। आप अगर रिफंड नहीं देंगे 17%, अगर आप मुझे बताओ, अगर आप, मैंने उनसे ये कहा, आपके तरफ से फिर कहता हूं कि देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे टेक्सटाइल की यूनिट जो हैं वो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं जिनकी बैलेंस शीट्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट उठा लें, आपको अगर 4 से 5% से ऊपर किसी कंपनी में मुनाफा मिले, सारे तो गलत नहीं बताते ना, तो अगर आप उस जहां 4% मुनाफा हो और आप 17% का टैक्स लगाएं तो चोरियों की क्या मतलब तादाद होगी, और आप फ्लाइंग इनवॉइस को कैसे रोकेंगे, आपके यहाँ सारा 2 नंबर का कैसे होगा। तो मुझे तो समझ नहीं आती, आप बांग्लादेश की मिसाल दे रहे हैं, मुझे तो अपने पाकिस्तान की फिक्र पड़ी हुई है कि ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं, मैं तो बात सिर्फ ये कर रहा हूं कि जो हमारी इनएफिशिएंसीज है उससे बांग्लादेश या दूसरे ममालिक किस तरह से फायदा उठा रहे हैं, वो किस तरह से हमारी, मैं तो ये समझता हूं कि 38 बिलियन डॉलर का जो एक्सपोर्ट है वो मेरा है, ये बांग्लादेश का नहीं है। हमारी पॉलिसीज की वजह से यानी ये जितनी कंसेक्यूटिव जो पॉलिसीज चली आ रही हैं, देखिए 25 साल से तो मेरे जैसा आदमी लड़ रहा है गवर्नमेंट से कि भाई ये मत करो, ये करो। फरत अली साहब, अब जाने के पाकिस्तान को सबसे बड़ा मसला जो है हमारा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट का है। हमें डॉलर चाहिए, स्टेट बैंक नोट छाप सकता है, डॉलर नहीं छाप सकता, हमें डॉलर चाहिए। डॉलर आने का सबसे बड़ा जरिया आपकी एक्सपोर्ट्स, देन उसके बाद आपकी रेमिटेंसेस, देन उसके बाद आपके FDIs, ये आप शामिल कर लें। नाउ जो कंड्यूसिव माहौल इस वक्त नहीं है उसमें आप भूल जाइए कि FDIs आपके यहाँ इस वक्त आ रहे हैं, ये कम से कम फॉरेन इन्वेस्टमेंट इस तरीके से आ रही है। अब या तो आप ओवरसीज इन्वेस्ट जो ओवरसीज हमारे लोग हैं जो रेमिटेंसेस भेजते हैं आप उसकी बात कर लें, फिर पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में उनका भी इंटरेस्ट उस तरह से नहीं देखा जा रहा। अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपोर्ट तो पूरी चौक हो जाएगी हमारी। हम कर क्या रहे हैं अपनी पॉलिसीज में? फरद साहब देखें जी, आपने ठीक निशानदेही की है। इस वक्त जो थोड़ी सी बचत हमारी हुई हुई है वो हमारी जो फॉरेन रेमिटेंसेस बाहर से आ रही हैं उसने कोई थोड़ा बहुत बचाया हुआ, वरना तो यहाँ पे बिल्कुल ही सब चीजें खत्म हो जानी थी। कोई माहौल अभी तक इस मुल्क में नहीं बन सका है जहां पे एक बाहर का इन्वेस्टर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए। इस वक्त हमारी जो FDI है वो मियर मिलियंस में रह गई है, बिलियंस की तो आप बात ही ना करें, मिलियंस में है सिर्फ। और उसकी वजूहत हैं, मैंने जैसे आपको शुरू में कहा है, एज अगेंस्ट बांग्लादेश, या आपने मुझे प्राइम मिनिस्टर का एक वो दिखाया एड, बड़ा इंस्पायरिंग है बांग्लादेश का। तो उन्होंने इंडिया जैसी कंट्री ने अपने इंडस्ट्रीज को, अपने एक्सपोर्टर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को ये गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक योग से, हर्डल से निकाल दिया है। हमारे इंडस्ट्रीज, हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे FDI अभी तक उसी में फंसे हुए, और अब तो हालात इतने खराब हो रहे हैं कि वो आगे चलने ही नहीं दे रहे हैं। सबसे पहला काम ये करें, ट्रेडर्स को फ्री करें, इन्वेस्टर्स को फ्री करें, एक्सपोर्टर्स को करें, सारा जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं उन पे आप अपना वो इन्वेस्टमेंट करें और इनको ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से बिल्कुल निकालें। ये तो इसके जाल में फंसे हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फरत अली साहब लाहौर स्टूडियो से, और जफर मोतीवाला साहब भी, जुबैर मोतीवाला जो है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद कुछ और के बाद इस वक्त है कि जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, डॉलर रुपए पैरिटी के हवाले से, एक्सचेंज रेट के हवाले से और इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त फरत अली साहब लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। फरत साहब, अब जरा आ जाते हैं, आप बात कर रहे थे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के हवाले से। जाहिर है कि इसमें हम देख रहे हैं कि काफी ब्लीडिंग इसमें जो खसारे की हामिल कंपनियां हैं, और न सिर्फ ये बल्कि एक हमारा चीज है जिसे आप
कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं जो आपने लामहला अदा करने, और इसी कैपेसिटी चार्जेस भी तकरीबन इस वक्त 1 ट्रिलियन से ऊपर का इसका जो है वो फिगर पहुंच चुका है। सर्कुलर डेट में बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कैपेसिटी चार्जेस का है। ये जब मुआहदे होते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड किए जाते हैं, उस वक्त ये टैरिफ कंसेशंस वगैरह इसको देखा क्यों नहीं जाता कि बाद में वो इंटरनेशनल आर्बिट्राज में चले जाती हैं और फिर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी उसका सामना होता है, इश्यूज का, प्रॉब्लम का सामना होता है। ये चीज क्यों मिस आउट कर देते हैं हम, फरहत साहब? देखें जी, सबसे पहले मैं सर्कुलर डेट पे आऊंगा बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट ओवर देयर। सर्कुलर डेट का जो सोल्यूशन है वो फाइनेंशियल नहीं है, वो गवर्नेंस है। और इसको अगर आपने सर्कुलर डेट को खत्म करना है तो पूरी जो इसकी सप्लाई चेन है उसका कंप्लीट ऑडिट करें। इसकी सप्लाई चेन शुरू होती है जिस वक्त पोर्ट पे ऑयल आता है, तेल पीएसओ इंपोर्ट करता है, आईपीपीज में जाता है, कंज्यूम होता है, ऑयल पास थ्रू है आईपीपी के पास, उनका ऑफ टेक इनटेक एक वेरिएबल है। तो जब तक ये आप पूरी सप्लाई चेन फ्रॉम द अराइवल ऑफ ऑयल टिल द इलेक्ट्रिसिटी गोज टू द कंज्यूमर, इसमें बड़े बड़े वो पॉइंट्स आते हैं। जब तक हर चीज का आप ऑडिट एक ट्रुथ को सामने नहीं लाएंगे, ये सर्कुलर डेट खत्म नहीं होगा। इट्स नॉट अ फाइनेंशियल इशू। हम इसको फाइनेंशियल इशू समझ के सब्सिडीज दे के इधर से निकाल के उधर से निकाल के पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं सर्कुलर वाइप आउट हो जाए, डेट वो वापस आ जाता है। क्योंकि जो आपकी कोर प्रॉब्लम है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्या कंडक्ट है ऑयल कंपनीज का, क्या कंडक्ट है आईपीपीज का, इस पे सब पे लिड लगी हुई। ठीक है। और गैस साइड पे भी आप देखें, यूएफजी सर, यूएफजी ऑन अकाउंट फॉर गैस जो है वो 13%, इस खित्ते में कहीं पे नहीं होगा इतना बड़ा। जुबैर मोतीवाला साहब ने भी इसी वक्त कराची से में ज्वाइन किया। जुबैर साहब, आप ट्रैफिक में स्टक हो गए थे। बात सारी ये है कि कराची जैसा मेगा सिटी जहां पे 2 दिन बारिश होती है तो पूरा कराची डूब जाता है, और आज ट्रैफिक का ये आलम है। फॉरेन इन्वेस्टर क्या आपके मुल्क में आएगी, क्या इस शहर में आएगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर? देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। जो अभी मुझे आने में लगा उसमें जो 10 मिनट या 15 मिनट का रास्ता है, इट टुक मी मिनिमम 1 आवर जो यहाँ पहुंचा हूँ। वो भी मुझे, मेरा ड्राइवर इज वेरी स्मार्ट, तो यहाँ मैं पहुंच गया। ये तो बिल्कुल हालात जो है ना इसी तरह के। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, अफ्रीका में इससे भी खराब हालात है, लेकिन लोग इन्वेस्टर वहां भी जाते हैं। देखिए, इन्वेस्टर के पास ये जो चीजें हैं ना, ये सेकेंडरी पे आती हैं। सबसे पहली बात जो होती है ना, वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसे का रिटर्न कितना है। जहां मोर द रिटर्न मोर द रिस्क वाली बात है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर दुनिया के अंदर, आप इथोपिया में भी इन्वेस्टमेंट, आज हमारे इन्वेस्टर कई इथोपिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इथोपिया में सिविल वॉर चल रही है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि आप रिटर्न क्या देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आज आप क्या तैयारी कर रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो भी आपने एग्रीमेंट किया, कुछ भी किया, अब आपने क्या किया है कि 15% से 16% इंटरेस्ट रेट हो गया। क्या हमारे मुल्क में वारे में है? फिर इसके आगे आप सामने सोच क्या है? देखिए, डॉलर जो है वो 105 से 160 का हो गया। इंटरेस्ट रेट 1 साल पहले 6.25% था, आज 13.25% हो गया। जो कर रहे हैं उनकी सोच क्या है? मैं तो उनका दिमाग वो देखें, ये जो है ना, ये मामला ये ऐसे थियोरेटिकली गलत नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं जो स्टेट बैंक के गवर्नर कर रहे हैं, जो अफीस शेख साहब कर रहे हैं, इट्स नॉट रॉन्ग। थियोरेटिकली ये है, लेकिन वो उस सोसाइटीज के लिए होता है जो यूरोप की हैं, जहां बाइंग पावर्स इरोड नहीं होता। कोई आदमी अगर बेरोजगार होता है तो फिर भी उसको 50% सोशल सिक्योरिटी की तनख्वाह मिलती है। वो अगर एक पैंट लेता है तो फिर वो 2 महीने में एक पैंट लेगा, लेकिन उसकी सेल है वहां की और हमारी। एग्रीगेट डिमांड कर्टेल करने वाली बात है, वो वहां के लिए पाकिस्तान की ये हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान में जहां आदमी के पास पैसे ही नहीं है, जब बाइंग पावर ही नहीं है, उस किस चीज को आप कर्टेल कर रहे हैं? कौन सा इन्फ्लेशन इससे आप डाउन कर लेंगे और कैसे होगा? और इससे कैसे आई, तो आप डिमांड सप्रेस कर रहे हैं। जैसे ये थ्योरी है कि आप डिमांड सप्रेस करें, आगे से उसकी नहीं होगा तो आपकी ऑटोमेटिकली रिक्वायरमेंट इंपोर्ट को कर जाएंगी और आपका सीधा हो जाएगा। सही है। तो ये बेसिक चीजें क्यों नहीं समझ रहे? क्या हमारा तो हाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, डिमांड करते हैं, हमारा तो मसला अलग है। हमारा तो इसको क्यों नहीं देखा जा रहा? देखिए, हमको सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ही हमको सूट करता है। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स के अलावा हमारा कोई
किसी तरह से भी हम काम नहीं कर सकते। अगर आज आप ये करने जाएंगे, आज आपको पता क्या हाल है का, आज अगर आपने अखबार पढ़ा हो तो आप गैस का जिक्र कर रहे थे, तो SNGPL ने आज मिनिस्ट्री ऑफ पावर को लिखा है कि हमें ये प्रेशर्स को ड्रास्टिकली कम करने की इजाजत दी जाए, इसलिए कि कंजप्शन इतना कम हो गया है गैस का कि हमारी लाइंस बर्स्ट हो जाएंगी। ये आज उल्टा हो गया। बिजनेस रिकॉर्डर की आपके फ्रंट पेज के ऊपर ये रिपोर्टिंग है, डॉन में भी सब में है। हाँ। तो ये अगर आप ये देखिए क्या है, व्हाट इज द शो। आज आप हमने कई दफा हम आपसे कहते थे इमरान ये गैस पे प्रोग्राम करें, मर गए यार, होता था। आज आपसे कितने टाइम हो गए नहीं किया। आज SNGPL SSGC सबके पास वाफिर गैस है, क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, पावर हाउसेस बंद हो रहे हैं, वो एपेटाइट कम हो गई उनकी, एपेटाइट ऑल ऑफ दीज जो आज अखबार अगर आप मिल सके आप उसमें हेडलाइन दिखाएं कि क्या पोजीशन की विल आवर लाइन वुड गेट बर्स्ट। तो अब इन सारी चीजों को जब आप देखते हैं और इस बजट को सामने देखते हैं, पता नहीं शायद अगर कामयाब हो जाएं तो बहुत वाह हो जाएगी कि 5500 बिलियन रुपए का टारगेट है, ये हम शायद कारोबार करेंगे। तो कारोबार करेंगे। अब मैं सिर्फ ये कहता हूं कि इंग्लिश के एक इंग्लिश फ्रेज जो मैंने पढ़ा था मुझे बड़ा अच्छा लगा कि टैक्सेस आर नथिंग बट बाई प्रोडक्ट ऑफ वाइब्रेंट इकोनॉमी एंड व्हील ऑफ द इंडस्ट्री। अगर आप इसको वाइब्रेंसी नहीं आएगी, जब तक आपका व्हील ऑफ इंडस्ट्री नहीं चलेगा, वो बाई प्रोडक्ट तो निकलेगा ही नहीं। आप उसको चलाने की कोशिश करें, वाइब्रेंसी ऑटोमेटिक, आप वाइब्रेंसी ले आए, टैक्सेस ऑटोमेटिक। यहां पे कन्विंस है कि इधर जो है वो बिजनेस का बाय प्रोडक्ट टैक्स है या टैक्स का बाय प्रोडक्ट बिजनेस। दैट इज द क्वेश्चन। यहां पे ये प्रॉब्लम। फरत साहब, सूरत हाल आपके सामने कितनी पॉजिटिविटी है और कितना जाहिर है कि इन हालात में हम क्या किस चीज को, क्योंकि ये तो डायरेक्शन ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। फरत साहब देखिए जी, पहला साल तो इस इंक्यूबेंट का गवर्नमेंट का चलो IMF से नेगोशिएशन लोन में गुजर गया, फिर एमनेस्टी स्कीम कर दी, फिर टैक्स नेट बढ़ाने की वो मेजर्स इन्फोर्स कर दिए। अब गवर्नमेंट को चाहिए सब चीजें छोड़ छाड़ के रेवेन्यू जनरेशन पे जाए। जब रेवेन्यू नहीं होगा तो टैक्स क्या निकलेगा। जैसे मोतीवाला साहब ने ठीक इसका बताया है कि ये हमारे शब्बर जैदी साहब क्या करेंगे जब इनके पास रेवेन्यू आएगा। ये तो उन्होंने तो फिगर इधर से उधर करने ना, हमारे FBR के चीफ ने या स्टेट बैंक गवर्नर ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने, जब आपके पास फिगर ही नहीं आएंगे तो आप इधर उधर क्या करेंगे। सबसे पहले अब इन्हें चाहिए सब चीजें छोड़ छाड़ के अपनी रेवेन्यू जनरेशन जो है, जहां से आप टैक्स निकालेंगे उसके पीछे अब पड़े, हम इंडस्ट्री को अपनी संभालें, अपने एक्सपोर्ट्स को संभालें, अपनी FDI को संभालें, उधर कंसंट्रेट करें। देयर आर मेजर इश्यूज। और अभी आपका जो जून 2020 का बजट होगा उसमें ये वेरी क्लियर है कि ये जो इनके 5.5 ट्रिलियन के FBR का टारगेट है, ये रीच करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने टैक्स नेट तो बढ़ा दिया। वक्त की कमी है। जुबैर साहब, वो 50,000 पे शनाख्ती कार्ड वाला जो मामला है, क्या आप लोगों का सेक्टर इससे मुतासिर हो रहा है? मैंने कहा कंसर्न हजरात को जो FBR के हैं, मैंने इनसे कहा कि हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे होलसेलर को, हमारे रिटेलर को कि आप शनाख्ती कार्ड दें, वरना हमको इनपुट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलेगा और इसके बगैर हम माल आपको दे नहीं सकते। अब मुझे एक बात है, मैंने उनसे क्या कहा, मैंने उनसे कहा मैं आपको कॉम के साथ शेयर करता हूँ। देखिए हम सारे रजिस्टर्ड हैं। जब मैं बात करता हूँ मेरी, इसका मतलब सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पाकिस्तान का रजिस्टर्ड है, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। अब जिसको हमने माल देना है, होलसेलर या रिटेलर, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी जिम्मेदारी है। आप पूरा महीना आपने एक एंटिटी को भी रजिस्टर नहीं किया, तो आज अगर आपने बोला कि आज से शर्त हो गई शनाख्ती कार्ड की, तो मैं कहां से ले आऊं? मैं क्या पहाड़ को माल बेचूं? किसको बेचूं? कौन लेगा? तो आज पोजीशन ये है कि वो ये कहते हैं होलसेल वाले कि देखें भाई, हमारे पास लीडरशिप भी है, हमारे कांटेक्ट भी हैं, हम मिनिस्टरों को भी जानते हैं, हम FBR को भी जानते हैं। आप अपना काम करें, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, आप हमको कन्विंस न करें। इसलिए कि हम तो 2 महीने बंद कर देंगे, आपका क्या होगा आप ये सोचें। अब वो कर क्या रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग अगर बंद होगी तो बड़ा मुल्क में प्रॉब्लम आ जाएगा, तो ये कुछ ना कुछ रास्ता करेंगे और हमारा रास्ता ऑटोमेटिक हो जाएगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि आपने करना क्या है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 1 तारीख से बतदरीज बंद हो रहा है। आज मेरी फैसलाबाद बात हुई है, और बात हुई है। सर वक्त की कमी आ रही आई। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब और फरत अली साहब, आप दोनों हज़रात प्रोग्राम में शरीक है। हुकूमत को यकीनी तौर से इस तमाम सूरत हाल को देखना होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।